हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाला हूं। हमारे जीवन में जो बैड मेमोरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों को भूलना चाहते हैं जो हमारी लाइफ के डार्केस्ट डेज हैं, हमारी लाइफ की सबसे खराब मेमोरीज। लेकिन हम इसको भूल नहीं पाते क्योंकि हमारा दिमाग भी ये चाहता है कि हम इसको बार बार याद करें ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो। अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे इस देश को एक लाइफ स्पैन की तरह देखा जाए तो हमारे देश को आजाद हुए कई साल हो चुके हैं और इस कई सालों के इतिहास में ऐसे कई दिन आए जिसको हम अपने देश के इतिहास का डार्केस्ट डे कह सकते हैं। और चूंकि हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए इस बात को पढ़ना बहुत जरूरी है कि इंडियन जुडिशरी को, यानी कि न्याय देने की व्यवस्था में सबसे डार्केस्ट डे कौन सा था। ये हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हम इस बात में किसी को कर्ज करना चाहते हैं या किसी के ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं। इस बात की पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे की जनरेशन को यह बता पाएं कि उनको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। एक ऐसा दिन इंडियन जुडिशरी का जिसको आज भी एक काला दिन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन जुडिशरी को इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और यहां तक कि वो जजेस जिन्होंने इस फैसले को सुनाया था उन्होंने भी बाद में इस बात को रियलाइज किया कि उनसे ये गलती हुई थी। तो चलिए समझते हैं कि क्या हुआ था इतिहास में कुछ ऐसा जो कि एक डार्केस्ट जजमेंट बना, और उसके साथ ही साथ इस बात को भी जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में ऐसी कौन सी सिचुएशन आई कि जजेस ने यह फैसला दिया, मजबूरी में या अपने खुद के एक इच्छा के साथ। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। इस वीडियो को समझने से पहले, इस केस को समझने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा सा पहले जाना होगा। यह इतिहास का वो समय है जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, एक बहुत ही बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, और ये बात हम सब एग्री करते हैं। लेकिन इसी समय हमारे देश में एक फैसला होता है इमरजेंसी का। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है और पूरे देश के सभी अखबारों में न्यूज छपती है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है। इंदिरा गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं और आपके कोई भी राइट्स वायलेट नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होने लगती हैं जिससे चीजें अपने आप बदलने लग जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है वो केस जिसको हम डार्केस्ट केस के नाम से जानते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब ये जो केस है, यहां पे दो फोटोज आपने इंटरनेट में जरूर देखी होंगी। एक तो खुद इंदिरा गांधी और दूसरे ये सुप्रीम कोर्ट के जज। ये कौन जज हैं जिनका नाम अमर हो गया इस केस के बाद, और ये कौन से जज हैं जिनका नाम रिसेंटली भी बहुत ज्यादा लिया गया क्योंकि लाइफ का एक पूरा घटना चक्र कंप्लीट हुआ था। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करी जाए तो हमें थोड़ा सा पीछे जाके बैकग्राउंड को समझना होगा। तारीख थी 25 जून 1975। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद वही जो कि हमारे देश में इमरजेंसी का प्रोसीजर है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 सस्पेंड हो गए। राइट टू इक्वालिटी नहीं है, उसके साथ ही साथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी नहीं है, और भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हमारे देश के नागरिकों के खत्म हो गए। इसके बाद क्या होता है सर? प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला 359 सब क्लॉज 1 में, और उन्होंने बोल दिया कि आप कभी भी किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। अब यहीं से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि हमारे देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, हमारे देश के नागरिकों के पास कोई अधिकार है भी या नहीं, और अगर है तो वो क्या है। इसके बाद क्या होता है सर? हजारों लोगों को, जो कि कोई आपका पॉलिटिकली अपोनेंट था, कोई एक्टिविस्ट था, कोई जर्नलिस्ट था, उनको अरेस्ट किया जाता है। और एक कानून था मीसा कानून, जिसका फुल फॉर्म था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। उसके तहत बिना ट्रायल के लोगों को जेल में रख दिया गया। इसके बाद क्या होता है सर? कई बार हमें ऐसा पता चला कि लोगों को जो जेल में बंद किया जा रहा है वो आर्बिट्ररी है। और आप एक बार सोच के देखिए कि अथॉरिटीज आपको उठा के जेल में बंद कर दें, लेकिन आपके पास एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर पाएं और इस बात में न्याय पा पाएं कि आपका डिटेंशन गलत था। और यही चीज हुई बहुत सारे लोगों के बाद, जिसके बाद बहुत सारे परिवारों ने रिट पिटीशन फाइल करना शुरू किया हैबियस कॉर्पस की। अगर आप नहीं जानते ये क्या है तो इसका मतलब होता है कि शरीर को प्रोड्यूस किया जाए, एक ऐसी रिट जो आपको इस बात का अधिकार देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके अगर आपका कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं मिल पा रहा है, उसको प्रोड्यूस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन, और केस उठता है एडीएम जबलपुर का। ये जो पिटीशंस हैं ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सामने आता है केस जिसका नाम था एडीएम जबलपुर, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और इस पूरे केस का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि सर, क्या हमारे देश में आर्टिकल 21 जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, और क्या एक व्यक्ति कोर्ट पहुंच सकता है अपने इलीगल डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए? यानी कि हमारे देश में आर्टिकल 21 केवल यह कहता है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार होगा, और अगर इसको आपने सस्पेंड कर दिया तो इस सिचुएशन में क्या वो व्यक्ति कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है,
मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया गया है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में आया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि आर्टिकल 21 तो कभी सस्पेंड नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो वो कोर्ट तो हमेशा जा सकता है। लेकिन शायद उस समय हिस्ट्री को यह बात मंजूर नहीं थी। आर्ग्यूमेंट्स पे नजर डालते हैं। पिटिशनर यानी कि शिवकांत शुक्ला साहब और उनके साथ जो बाकी के लोग थे, उन्होंने क्या दलीलें रखी। यहां पे दलील ये रखी गई कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक नेचुरल राइट है, यानी कि ऐसा जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमारे साथ कभी अन्याय ना हो। और उसके साथ ही साथ भले ही आर्टिकल 21 सस्पेंड हो, लेकिन स्टेट यानी कि सरकार कभी भी इस बात को सस्पेंड नहीं कर सकती कि सर वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार के, बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर ले। और ये बात बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करी गई कोर्ट में। दूसरी तरफ से स्टेट ने अपना पक्ष में क्या कहा? स्टेट ने अपने पक्ष में कहा, यूनियन ऑफ इंडिया ने, कि आर्टिकल 359 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता अपने इस राइट को एनफोर्स करवाने के लिए, भले ही वो कोई इलीगल डिटेंशन क्यों ना हो। साथ ही साथ आर्टिकल 21 उन सस्पेंडेड आर्टिकल्स में से है, इसीलिए इसके तहत कभी भी डिटेंशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता और बिना किसी लीगल कॉज के आप नहीं जा सकते। इवन अगर लीगल कॉज है तो भी नहीं जा सकते। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी आदमी को कुछ गलत करने से रोकने के लिए उसको अरेस्ट करना, वो मीसा के कानून के तहत इस बात में पूरी अथॉरिटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहां पे दोनों पक्षों ने अपनी दलील रख दी। सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसको फैसला क्या सुनाना है। 1 मिनट का पॉज लीजिए और सोच के देखिए कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो आप फैसला क्या सुनाते। यही वो दिन है जिसने सारी चीजों को बदल दिया। तारीख क्या थी सर? तारीख के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। 28 अप्रैल 1976 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया। और ये 5 जजेस कोई मामूली जजेस नहीं थे, एक बार नाम भी पढ़ लीजिए। मेजॉरिटी ओपिनियन आया 4 जजेस का, यानी कि 4 जजों ने एक पक्ष में फैसला सुनाया और एक जज ने दूसरे पक्ष में फैसला सुनाया। ये जो 4 जज जिन्होंने मेजॉरिटी का ओपिनियन दिया, जिसका फैसला आखिर में सुना गया, वो थे एएन रे, यहां पे उनकी तस्वीर है, एमएच बेग, यहां पे उनकी तस्वीर है, वाईवी चंद्रचूड़, इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस, और पीएन भगवती, फादर ऑफ पीआईएल। ऐसा नहीं है कि ये वो जजेस हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। इन सारे जजेस ने इंडियन जुडिशरी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। और आखिर में आते हैं वो जज जिन्होंने इस जजमेंट के अगेंस्ट यानी कि डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, जिनका नाम है जस्टिस एचआर खन्ना, जिनकी फोटो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। और ये वो जज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया इस डार्क डे को शायद ब्राइट डे में बदलने के लिए। समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि एक्चुअल में ओपिनियन आया क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल जज 5 जजों की बनी। सहमति से यह डिसीजन लिया जाना था कि यहां पे हम किसी व्यक्ति को यह अधिकार देंगे कि नहीं। 4 जजों ने अपनी सहमति से यह बात तय करी, जिसमें एएन रे, एमएच बेग, चंद्रचूड़ साहब और भगवती साहब थे, कि इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 21 है वो सस्पेंडेड रहेगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर उसका गलत तरीके से डिटेंशन होता है तो वो जाके उसको कोर्ट में चैलेंज कर पाए। और इस बात को यहां पे साफ साफ लिख दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका डिटेंशन इलीगल भी है, उसके बावजूद वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 को एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है तो राइट टू लाइफ भी सस्पेंडेड है, यानी कि एक लाइन की अगर इमरजेंसी लग गई तो एक व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है जीवन जीने का, वो भी खत्म हो जाएगा। ये था वो लाइन जिसने इस जजमेंट को डार्केस्ट जजमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी कहा। आज भी इसका नाम लिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन 4 जजों ने जब ये बात लिखी तो ये बात तो तय हो गई थी कि फैसला तो यही होगा। लेकिन एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस एचआर खन्ना, जिन्होंने इस बारे में फैसला लिया कि वो अपना ओपिनियन तो स्ट्रांगली मेंशन करेंगे। और ऐसी आपको बहुत सारी किताबों में देखने और सुनने को मिलेगा कि जस्टिस एचआर खन्ना जब ये जजमेंट लिखने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कोट पहनते वक्त अपनी वाइफ को बोला था कि मैं अपनी चीफ जस्टिसशिप छोड़ रहा हूं। मतलब हमारे देश में एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बनता है। अब इस सिचुएशन में जस्टिस एचआर खन्ना को भी चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उससे ठीक पहले ही ये जजमेंट आ गया। अब उनको ये तय करना था कि उनको चीफ जस्टिस का पद चाहिए या फिर उनको ये जजमेंट देना है। शायद उन्होंने जजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने ये बोला कि मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान बनने से पहले है, एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, एक नेचुरल राइट है, और इसलिए ये केवल आर्टिकल 21 पे डिपेंड नहीं करता। उन्होंने बोला कि अगर इमरजेंसी लग गई उसके बावजूद स्टेट कभी भी किसी भी लीगल अथॉरिटी के बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, और अगर हुआ है तो वो कोर्ट में आके उसको चैलेंज कर सकता है। इवन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, द स्टेट हैज नो पावर टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट लीगल अथॉरिटी। बगैर लीगल अथॉरिटी के स्टेट कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। जस्टिस खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उन्होंने इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकाई। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद जब वो फाइनली इस पद से हटते हैं, यानी कि उनको फाइनली
उनको सुपरसीड करके जब उनको चीफ जस्टिस बनाया जाना था, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उसके बाद उनकी लाइफ भी काफ़ी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की रही। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तक लड़ा था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये वो समय था जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में एक डार्केस्ट जजमेंट दिया गया। इस बात का रियलाइजेशन केवल हमें ही नहीं, उन 4 जजेस को भी था जिन्होंने इस फैसले को सुनाया। और आगे जाके कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा कि कुछ बदलाव उन्होंने करने की कोशिश करी, जैसे कि हुसैन आरा खातून का केस, जहां पे इन जजेस ने ये कोशिश करी कि शायद वो जो गलती हमसे हुई थी एडीएम जबलपुर के केस में, उसको कुछ हद तक सुधारा जा सके। जस्टिस पीएन भगवती थे उस समय जज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और छोटी सी चीज को समझते हैं। इस जजमेंट को डार्केस्ट चैप्टर क्यों कहा जाता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन जजेस को कर्स करना है। डेफिनेटली उस समय की सिचुएशन अलग थी, लेकिन हमें ये समझना है कि आगे हम जो फ्यूचर है इस देश का, वो कौन सी ऐसी गलती ना करें। और हमें क्या समझना है कि छोटी मोटी जो चीजें हैं वो एक देश के बड़े गोल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समय का चक्र जो कहते हैं ना हमेशा घूमता है। जस्टिस एचआर खन्ना, जिन्होंने अपनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शिप छोड़ दी थी, एक जज के लिए शायद सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा सपना, उसको छोड़ दिया था केवल इसलिए क्योंकि उनको लगा कि हमारे देश में न्याय होना चाहिए और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी सही फैसला कर रही है। वो उनको चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे, लेकिन एक समय का बड़ा लंबा चक्र घूमा और कई दशकों बाद उन्हीं के नीस, यानी कि उन्हीं के एक रिश्तेदार जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, जो इंडिया के 51st चीफ जस्टिस बने। और जैसे ही इन्होंने चीफ जस्टिस का पद का शपथ लिया, तकरीबन 6 महीने का इनका टेन्योर था, पूरे देश में खबरें चली, दोबारा सबने रिलीव किया उस मूवमेंट को कि जस्टिस एचआर खन्ना जहां भी होंगे इस बात से खुश होंगे कि फाइनली उनकी तरफ से भी कोई एक व्यक्ति है, वो खन्ना जो सरनेम है, वो एक चीफ जस्टिस के पद तक जरूर पहुंचा। और इस तरीके से हमने समझा कि कैसे ये डार्केस्ट चैप्टर का जो था पूरा सीन वो हुआ और किस तरीके से इंडिया ने विटनेस किया इंडिया के डार्केस्ट जजमेंट को। अब आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, मुझसे जुड़े हुए आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।